अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो दोस्तों इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम पोषण का आधार संतुलित आहार। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषण पर केंद्रित एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। भारत में यह साल 1982 से हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानीय और वैश्विक समुदाय विभिन्न आयोजनों और माध्यमों के जरिए पोषण के महत्व की वकालत करने के लिए एकत्रित होते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और खाद्य उत्पादन के स्तर, साथ ही पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की सीमा के बीच एक मजबूत संबंध देखा जाता है। फिर भी ये पाया गया है कि कई विकसित और विकासशील देश ऐसे हैं जिनमें कुपोषण की व्यापकता एक प्रमुख समस्या है। हमारे देश भारत में भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो उभरते बाजारों में से एक बनी हुई है, यहाँ पर निस्संदेह गरीबी कम हुई है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, लेकिन फिर भी सामाजिक आर्थिक समूहों में कई सामाजिक समूह ऐसे हैं जो आज भी कुपोषण के शिकार हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो आज के दिन हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि पोषण के महत्व को समझें और पोषण से संबंधित विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करें। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के इतिहास की बात करें तो साल 1973 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA ने पहला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम को रेडियो सेवा घोषणाओं, टीवी काउंटडाउन, समाचार विज्ञप्तियों और यहाँ तक कि राष्ट्रपति की घोषणा के जरिए जनता तक पहुँचाया गया। ADA ने अच्छे पोषण के महत्व के साथ साथ पोषण के क्षेत्र में एक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थिति की वकालत की। दोस्तों, ये भी एक सत्य है कि भारत सदैव उपजाऊ भूमि रही है, लेकिन ब्रिटिश काल के अकालों ने देश को निर्धन बना दिया। भारत ने इससे निपटने के लिए दशकों तक उल्लेखनीय बदलाव देखे हैं। स्वतंत्रता काल के दौरान क्वाशिओकोर, केराटोमेलेशिया, बेरी पेलागरा जैसी विभिन्न प्रमुख पोषण संबंधी बीमारियों के प्रचलन के कारण हरित क्रांति ने कृषि को पुनर्गठित किया, जिससे कुपोषण की सीमा में नाटकीय रूप से कमी आई। आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की विश्वव्यापी बढ़ती लोकप्रियता के साथ हमारे देश भारत ने भी अपने स्थानीय कार्यक्रमों की योजना बनाई है और बढ़ते पोषण अंतराल को समाप्त करने के लिए साल 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस साल भी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। दोस्तों, यह विषय स्वस्थ खान पान की आदतों, संतुलित आहार और पोषण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। विशेष रूप से छात्रों और परिवारों को लक्षित करके समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है और कुपोषण को रोकता है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति स्वस्थ खान पान आदतों को अपनाए। आहार में अधिक फाइबर, भोजन का कम से कम 1/3 भाग स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, रोटी, चावल, अनाज आदि से बना होना चाहिए। भोजन में प्रमुख मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करें। अधिक मात्रा में मछली युक्त आहार लें। संतृप्त वसा और चीनी का सेवन कम करें और प्रतिदिन 6 ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन करने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा नमक का सेवन करने से उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ती है। वहीं दोस्तों, निर्जलीकरण से बचने की कोशिश करें। निर्जलीकरण से बचने के लिए तरल पदार्थ पीना जरूरी है, शराब बिल्कुल ना पिएं। और दोस्तों, वजन कम करने के लिए नाश्ता छोड़ना एक गलत धारणा है, क्योंकि एक स्वस्थ नाश्ता स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बना सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक वर्ष पोषण सप्ताह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाता है।
जिसमें इस अवधि के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक सप्ताह का अभियान चलाया जाता है। नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं को अधिकतम बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने माँ की असीम ममता कार्यक्रम शुरू किया ताकि देश में स्तनपान का दायरा बढ़ाया जा सके। माँ कार्यक्रम के अंतर्गत स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों सहित डॉक्टरों, नर्सों और एएनएम के साथ करीब 3.7 लाख आशा और करीब 82,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाया गया है और 23,000 से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारियों को IBCF प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही उपयुक्त स्तनपान परंपराओं के महत्व के संबंध में माताओं को संवेदनशील बनाने के लिए ग्रामीण स्तरों पर आशा द्वारा 1.49 लाख से अधिक माताओं की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस सप्ताह के दौरान कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ माताओं की बैठकें और ब्लॉक जिला स्तर की कार्यशालाओं के आयोजन की भी योजना बनाई जाती है। समुदाय में IBCF प्रथाओं में परिवर्तन लाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आज के दिन हम सबको समझना चाहिए कि किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान महत्वपूर्ण है। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान नवजात शिशुओं की मृत्यु के 20% मामलों को कम कर देता है। नवजात शिशुओं को जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पाता, उनकी स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में निमोनिया से 15 गुना और पेचिश से 11 गुना अधिक मृत्यु की संभावना रहती है। साथ ही स्तनपान नहीं करने वाले बच्चों में मधुमेह, मोटापा, एलर्जी, दमा, ल्यूकेमिया आदि होने का भी खतरा बना रहता है। स्तनपान करने वाले बच्चों का IQ भी बेहतर होता है। इसलिए दोस्तों, शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उचित पोषण बच्चों को जीवन में बढ़ने, विकास करने, सीखने, खेलने, भाग लेने और समाज में योगदान करने योग्य बनाता है। जबकि दोस्तों, कुपोषण संज्ञानात्मक क्षमता, शारीरिक विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब करता है तथा बाद के जीवन में उसे रोगी बना देता है। तो दोस्तों, आइए इस दिवस को मनाते हैं। हम आहार विशेषज्ञ मोनीदीपा तालुकदार से बातचीत करते हैं और आज के दिन की महत्ता और आज के दिन हम क्या क्या अपना सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, उन तमाम चीजों पर उनसे बातचीत करते हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, नेशनल न्यूट्रिशनल वीक। और दोस्तों, ये हमारे देश में 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश में संतुलित आहार और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। और स्वस्थ खान पान कितना जरूरी है, इसके बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए आज हम आपको एक बातचीत सुनवाएंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मोनीदीपा तालुकदार, रजिस्टर्ड डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट हैं और 17 सालों से गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली में कार्यरत हैं। यानी दोस्तों, 17 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत पंजीकृत आहार विज्ञानी मोनीदीपा तालुकदार से। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और आज के दिन की जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो जानने की कोशिश करते हैं। मोनीदीपा तालुकदार जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अभिनंदन। जी, तो आज जैसा कि आप जानती हैं कि हम सभी मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और ये आज से लेकर 7 सितंबर तक चलेगा। तो इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है, जरा आप समझाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अनुभवी आहार विज्ञानी हैं, डाइटिशियन हैं, तो आप समझाना चाहेंगे कि इस दिन की जरूरत क्यों है और क्या इम्पोर्टेंस है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या माह हर साल सितंबर में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य कुपोषण की समस्याओं को संबोधित करना और बेहतर पोषण और स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ये अभियान वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य मेनली पोषण के स्तर को सुधारना है, जिसमें स्पेशली गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट इसका पर्पस है कि जागरूकता को बढ़ाना, पोषण के महत्व और स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को पढ़ने के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है।
और तीसरा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को एस्टेब्लिश करना या स्वास्थ्य आदतों को प्रमोट करना, क्योंकि स्वस्थ खाने की आदतों और जीवन शैली को भी बढ़ावा देना बहुत बहुत जरूरी है। इस अभियान में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को आयोजित किया जाता है, जिसमें इस प्रकार की गतिविधियां जैसे पौधारोपण, पोषण वाटिका, न्यूट्रिशन गार्डन्स जिसे कहते हैं, की स्थापना की जाती है। बहुत सारे न्यूट्रिशियस फल और सब्जियां आदि उगाई जाती हैं और हेल्थ कैंप्स अरेंज किए जाते हैं। स्वास्थ्य जांच और पोषण संबंधी सेवाओं का प्रावधान किया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और पोषण संबंधी एजुकेशन, शिक्षा भी दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है। जी मोनिदीपा तालुकदार जी, इस बार जो थीम है 2025 की थीम है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हमारे स्वास्थ्य पर या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सही भोजन के क्या मायने हैं और कितना असर होता है। सही भोजन का मान्य है अर्थ है कि एक संतुलित आहार करना जिसमें पोषण भरपूर मात्रा में हो, जो हमारे शरीर को ना सिर्फ शारीरिक पोषण दे बट मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट करे। पोषण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पोषण हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, भोजन में यदि हमारा भोजन संतुलित होगा, उसमें सही मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे, तो शारीरिक विकास और वृद्धि होगी। बच्चों और किशोरों के लिए तो इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो कैटेगरी बच्चों की वो है जो बढ़ रही है। इसके अलावा हम यदि पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती मिलती है। और हमारी डे टू डे लाइफ में भी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन से हमें एनर्जी मिलती रहती है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने बताया, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सही भोजन और संतुलित आहार इतना जरूरी है, क्योंकि आजकल का जीवन हमारा तनाव से भरा हुआ है, चिंता से भरपूर है, विभिन्न प्रकार के अवसादों के शिकार हैं। खाली एडल्ट्स की बात ही नहीं हो रही, इवन बच्चे आजकल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जी, तो उचित पोषण से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और हम अधिक पॉजिटिविटी और एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ते हैं। हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और एक पॉजिटिव हमारा हेल्थ आउटकम रहता है। जी, तो आपने बात की कि हम सबको संतुलित आहार करना चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे कि संतुलित आहार क्या है और किन किन चीजों को हम संतुलित आहार में शामिल कर सकते हैं। एक संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल करना आवश्यक है। जी, यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जी, फल और सब्जियां, क्योंकि इनसे ही हमें मेजरली विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो फल और सब्जियों में यदि हम ध्यान रखें कि हम विभिन्न प्रकार के रंग के फल और सब्जियां खाएं, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, नारंगी फल, पीले फल, लाल फल, इस तरह के वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्रूट्स हमें इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि इनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा और मिनरल्स मिलेंगे। जी, इसके अलावा हमें साबुत अनाज, होल सीरियल्स इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें मोटा अनाज जैसा कि मिलेट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। और साबुत अनाज में हम ब्राउन राइस, ओट्स, किनोवा और साबुत गेहूं से मेरा मतलब है कि गेहूं जिसका ऊपर का चोकर ना निकाला गया हो, जी, होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे हमें फाइबर मिलेगा, विटामिन और मिनरल्स के भी ये अच्छे स्रोत रहते हैं। प्रोटीन का भी हमारे एक बैलेंस डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और खासकर हमारी इंडियन पॉपुलेशन प्रोटीन में डेफिशिएंट मानी जाती है। और क्योंकि हम एक वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, हमारे 90% ऑफ हमारी इंडियन पॉपुलेशन शाकाहारी है, तो हमें प्रोटीन के लिए दालें, बीन्स, नट्स, जिसमें नट्स और बीज, जिसको नट्स एंड सीड्स कहते हैं, और नॉन वेजिटेरियन में मुर्गा, अंडा, मछली, मांस, इस तरह की चीजों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है और टूटी फूटी जो भी हमारी मांसपेशियां हैं उनकी मरम्मत के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है। जी, कैल्शियम के एक सोर्स के लिए हमें दूध, डेयरी के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। इसलिए एक संतुलित आहार में दूध, पनीर, दही और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए। किंतु आजकल कई लोगों में मिल्क इंटॉलरेंस भी हो रहा है, तो जिन लोगों को डेयरी सेवन नहीं कर सकते वो लोग प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जिसमें ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, इस तरह के मिल्क ऑल्टरनेटिव्स भी बाजार में आजकल अवेलेबल है। पांचवा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट इज हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स का मतलब है कि हम इसमें वो
तेल इस्तेमाल करें जो प्लांट बेस्ड हो मेजरली, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं रहता, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं रहती, और इसके अलावा तेल की मात्रा को सीमित करना बहुत जरूरी है। और तेल केवल खाने पकाने वाले तेल से ही नहीं बल्कि नट्स एंड सीड्स और कई प्रकार के फ्रूट्स जैसे एवोकाडो आदि में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट रहता है, जो हमारे हार्ट प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स रहते हैं इस तरह के हेल्दी फैट्स के। ऑलिव ऑयल हो गया, और ज्यादातर हम ये रिकमेंड करते हैं तेल चाहे आप किसी भी सोर्स से लें, बट आप अपने तेल को बदलते रहें और तेल की मात्रा को सीमित ही रखें। पानी भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक बैलेंस डाइट का। पर्याप्त मात्रा में पानी लेना बहुत बहुत आवश्यक है। पानी शरीर को तो हाइड्रेट करता ही है, बट हमारे डाइजेशन प्रोसेस को भी एफिशिएंट बनाता है। और 7th इम्पोर्टेंट फैक्टर, हालांकि ये हमारे एक बैलेंस डाइट का हिस्सा नहीं है, बट इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम अपने खाने में चीनी और नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाएं, जिनको हम HFSS कैटेगरी कहते हैं। तो एक्सेस या टेबल सॉल्ट शुगर का इस्तेमाल ना करें, और पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड्स में भी बहुत हिडन फैट रहता है, हिडन शुगर रहता है, सॉल्ट रहता है। इनके भी सेवन को कम करने से ही हमारा भोजन संतुलित हो पाएगा। जी, तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि अगर आप सही मात्रा में सभी पोषक तत्वों को आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए जो है एक बैलेंस डाइट के माना जाएगा और आपके जीवन में स्वास्थ्य को बेहतरी बनाएगा। जैसा कि मोनिदीपा जी आपने बताया कि किसी भी खास तौर पे बच्चों के लिए या शिशुओं के लिए या जो लोग नवयुवक हैं उनके लिए खास तौर पे भोजन या बैलेंस डाइट की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर जो बच्चे माँ के गर्भ में हैं, तो एक गर्भवती महिलाओं के लिए भी कितना जरूरी है पोषण का ख्याल रखना या सही पोषण को लेना? गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन और एक हेल्दी डाइट, दिस इज नो चॉइस फॉर देम। उनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके न्यूट्रिशन का पूरे की पूरी जिम्मेदारी माँ की है। तो माँ जिस प्रकार का भोजन खाएगी बच्चे को उसी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे। इसीलिए मदर का एक हेल्दी, बैलेंस्ड और एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट कंज्यूम करना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें बैलेंस्ड के अलावा गर्भवती महिलाओं को कुछ खास न्यूट्रिएंट्स का खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आयरन, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में स्पेशली वुमन, कम से कम 60% वुमन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एनीमिक है, और प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की समस्या गंभीर हो जाती है। इसीलिए आयरन रिच डाइट प्रेग्नेंट वुमन के लिए लेना बहुत आवश्यक है। इसमें सरकार उनको आयरन के सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करती है, परंतु यदि हम आयरन के सोर्सेज को जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और नींबू, खट्टी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि खट्टी चीजों से आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज को मीट, अंडा, मछली इस तरह की चीजों का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें जिस प्रकार का आयरन पाया जाता है वो हाई बायो अवेलेबल आयरन होता है, जो शरीर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। जो आयरन हम प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। इसी प्रकार मिलेट्स जैसी चीजों का भी प्रेग्नेंट लेडीज को अपनी डाइट में मिलेट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स में भी आयरन ज्यादा मात्रा में रहता है और मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलते हैं। और दूध के उत्पादों का भी प्रयोग करना चाहिए। और फल और सब्जियों के बिना तो प्रेग्नेंट वुमन की डाइट इनकम्प्लीट है, क्योंकि इससे हमें रेशा मिलता है जिसको हम फाइबर कहते हैं, और प्रेगनेंसी में फाइबर रिच डाइट से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं रहती, और बहुत सारी बाकी रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी फाइबर रिच डाइट सॉल्व करता है। जी, तो मोनिदीपा जी, इस दिन आप हमारे श्रोताओं को किस तरह से उनको मैसेज देना चाहेंगे कि जो भोजन है या पोषण है वो हम सब के लिए, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नवयुवक हों, सबके लिए बहुत जरूरी है। और खास तौर पे देखा गया है आज के समय में कि बहुत लोग मोटे भी हो रहे हैं, तो क्या मोटापा भी कुपोषण की श्रेणी में आता है? बिल्कुल, कुपोषण के एक्चुअली 2 प्रकार होते हैं, एक है अल्प पोषण और एक है अति पोषण। मोटापे को हम अति पोषण की कैटेगरी में आता है, ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, जब शरीर को अधिक कैलोरी और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे खाली मोटापा ही नहीं, मोटापा तो शुरुआत है,
मोटापे के बाद आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की आपका दरवाजा खुल जाता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपको उस कैटेगरी में धकेल देते हैं जहां से वापस आना काफी मुश्किल हो जाता है। जी तो इसीलिए अति पोषण भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशंस में। और ये बचपन से ही आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों में ही पाई जाने लगी है, और ये फिर आगे जाके एडल्टहुड में और आपके मिडिल एज तक ये गंभीर समस्या का रूप ले लेती है, जिनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स और हड्डियों की प्रॉब्लम्स, जोड़ों की प्रॉब्लम्स, ये सब शामिल हो जाते हैं। और आपकी मूवमेंट मतलब मोटापा कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी गतिशीलता ही कम हो जाती है। और जब आप एक्सेस वेट कर लेते हैं तो ये खाली आपके शरीर को इफेक्ट नहीं करता, ये आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, आत्मसम्मान में कमी आ जाती है। इस वजह से कई बार बहुत नेगेटिविटी और अवसाद की तरफ भी यंग पॉपुलेशन, खासकर एडोलेसेंट्स, इस चीज का शिकार हो जाते हैं वजन की वजह से। जी, तो मोनिदीपा जी, आज के दिन हमारे श्रोताओं से आप किस तरह से उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि बेहतर जीवन के लिए सही पोषण, सही भोजन कितना जरूरी है और किस तरह से हम सभी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं? जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के मेजरली हम 3 पिलर्स में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, हेल्दी आदतें, जो कि बचपन में ही डालने की जरूरत है, क्योंकि आदतें हमारी बहुत आगे तक जाती हैं और उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो हेल्दी आदतों को बचपन से ही स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, जिसमें बच्चों को ये बताया जाए कि खेलकूद उनके जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखना है, और डाइट में बाहर की चीजों के कितने नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स है। जो प्रोसेस, पैकेज्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आजकल अवेलेबल है, जो बच्चे बड़े आसानी से खुद ही बाजार से खरीद के पैकेट फाड़ के खा लेते हैं, उनके क्या नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन उनको चाइल्डहुड में ही इंक्लूड करनी बहुत जरूरी है। आजकल स्कूल कॉलेजेस में शुगर बोर्ड, ऑयल बोर्ड जैसे इंफॉर्मेटिव मटेरियल को लगाने का डायरेक्शन आया हुआ है मिनिस्ट्री से, जो ये बच्चों को, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ये अवेयरनेस दे रहा है कि किन किन चीजों को खाने से आपको एक्सेस शुगर, एक्सेस कैलोरीज और फैट्स आ रहे हैं। दूसरा पिलर जो मुझे लगता है फॉर गुड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस ऑफ द पॉपुलेशन इज चूजिंग राइट फूड, ईट राइट जिसे कहते हैं, ईट राइट। तो सही भोजन, सही फूड आइटम्स का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हमें कई बार लगता है कि हम कोई एग्जॉटिक एक्सपेंसिव फ्रूट खाएंगे या एग्जॉटिक एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट सीरियल खाएंगे, उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल एंड सीजनल इज द की। जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल सीजनल चीज है, उसको कंज्यूम करने से ही आपको बेस्ट न्यूट्रिशन मिलेगा, और वही अफोर्डेबल भी है, क्योंकि यूएस से इंपोर्ट करके लाए हुए ब्लूबेरीज में कितना न्यूट्रिशन रह गया है और वो कितने एक्सपेंसिव साबित होंगे। क्या इस तरह की डाइट लेना सस्टेनेबल है? जी। तो इसलिए डाइट डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, और लोकल एंड सीजनल को प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग एक हमारा पर्सनल ट्रेनिंग और पर्सनल चॉइस है, जिसको हर इंडिविजुअल को इंडिया में अडॉप्ट करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग के में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि खाने को धीरे धीरे आराम से चबा चबा के आधा घंटा लेके खाना, भागते दौड़ते ईटिंग ऑन द रन की हैबिट जो आजकल है, क्योंकि सब बिजी है, सबका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है। ईटिंग ऑन द रन मोड बंद करना, स्क्रीन टाइम को कम करना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के इकट्ठा खाना खाना, और हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी फूड हमारे मुंह में जा रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल होना। उस खाद्य पदार्थ के लिए एक किसान ने खेत में कितनी मेहनत से वो फार्म टू फोक करके आपकी प्लेट में आया है, उस चीज की इम्पोर्टेंस, उस मेहनत के लिए ग्रैटिट्यूड होना। इस तरह की छोटी छोटी आदतें हैं जो माइंडफुल ईटिंग का हिस्सा है। तो यदि आजकल की जनरेशन इन 3 पिलर्स का ध्यान रख ले, माइंडफुल ईटिंग, ईटिंग राइट एंड इनकलकेटिंग हेल्दी फूड हैबिट्स राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, इन 3 पिलर्स पे यदि हमारा फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बनेगा, तो हमारी आगे आने वाली कई पीढ़ियां हमेशा के लिए स्वास्थ्य और स्फूर्तिवर्धक और एनर्जी और मेंटली पॉजिटिव और फिजिकली हेल्दी रहेगी। जी,
तो वाकई दोस्तों, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेहतर जीवन के लिए हम सभी सही भोजन करें, सही आदतों को अपनाएं और साथ ही जब भोजन करें तो कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें। उस भोजन को आप महसूस करें कि कहां से आया है और कहां तक आपके द्वार तक पहुंचा है, कितनी मेहनत है। तो पूरी तन्मयता के साथ भोजन करें और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि अपने आसपास समाज सबको सही भोजन मिले और स्वस्थ रहें, सफल बने। क्योंकि दोस्तों, बेहतर जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है सही भोजन का चुनाव। तो मोनिदीपा जी, आपने आज के दिन खास तौर पे इस विषय पर बातचीत के लिए अपना वक्त निकाला और हमसे बातचीत की, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम सबको यह ख्याल अवश्य रखना चाहिए कि अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें अपने खान पान पर निगरानी करनी होगी। खान पान को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक खान पान की आदतों को अपनाना होगा। दोस्तों, अगर अनुशंसित पोषण सेवन यानी रिकमेंडेड न्यूट्रिशन की बात करें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR भारतीय आबादी के लिए विशिष्ट आहार संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करती है। ये सिफारिशें पारंपरिक भारतीय आहार, जीवन शैली और मधुमेह और हृदय रोग जैसी प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो इनकी बात माने तो एक औसत वयस्क के लिए दैनिक कैलोरी की आवश्यकता 2000 से 2500 किलो कैलोरी के बीच होती है, जो आयु, लिंग और गतिविधि स्तर पर निर्भर करती है। वहीं दोस्तों, प्रोटीन की बात करें तो वयस्कों को 2000 कैलोरी वाले आहार के हिस्से के रूप में प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह दिया जाता है। हालांकि प्रोटीन की जरूरतें उम्र, लिंग, गतिविधि और अन्य कारकों के आधार पर भी अलग अलग हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कुल दैनिक ऊर्जा सेवन में इसका हिस्सा 55 से 60% होना चाहिए, जो मुख्य रूप से आरामदायक और परिचित जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे साबुत अनाज और सब्जियों से प्राप्त होता है, जो भारतीय आहार का मुख्य हिस्सा है। वहीं दोस्तों, कुल वसा का सेवन कुल ऊर्जा सेवन का 30% से कम होना चाहिए तथा संतृप्त वसा का योगदान 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम आहार फाइबर, मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और साबुत अनाज लेने की सलाह दी जाती है। यह फाइबर युक्त आहार न केवल पाचन में सहायक होता है, बल्कि आपको कब्ज से बचाने और स्वस्थ आंत बनाए रखने में मदद करता है। वहीं दोस्तों, पोषण का ख्याल बच्चे के जन्म के साथ ही माँ को रखना चाहिए। आपको बता दें कि गर्भावस्था से पहले एवं गर्भावस्था के समय और स्तनपान के दौरान पर्याप्त मातृ पोषण की आवश्यकता होती है। स्तनपान को सदैव बढ़ावा देना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करना शुरू करना चाहिए। जीवन के प्रारंभिक 6 महीने तक स्तनपान अवश्य कराना चाहिए और रोग के दौरान भी स्तनपान कराना माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। माताओं एवं परिवारों को अपने बच्चों को उत्कृष्ट स्तनपान कराने के लिए सहयोग की आवश्यकता हो तो उसे अवश्य लें। MAA माताओं के पूर्ण स्नेह राष्ट्रीय स्तनपान प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत उत्कृष्ट स्तनपान सहयोग, प्रोत्साहन एवं संरक्षण के दृढ़ प्रयास के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। दोस्तों, 6 महीने की अवस्था में स्तनपान कराने के साथ पर्याप्त और सुरक्षित पोषण एवं अनुपूरक खाद्य पदार्थों की शुरुआत कर देनी चाहिए, जिसे 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रखना चाहिए। केवल मां का दूध 6 महीने की अवस्था के आसपास शिशुओं के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए स्तनपान के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। स्तनपान से परिवर्तन काल में पारिवारिक खाद्य पदार्थों की शुरुआत को अनुपूरक आहार कहा जाता है। इसमें 6 महीने से लेकर 24 महीने की अवधि शामिल है। यह विकास की महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान पोषण के तहत पोषक तत्वों की कमी और बीमारी का योगदान 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक दर से होता है। तो इस तरह दोस्तों, हम सबको यह सदैव याद रखना चाहिए कि कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है और इसे केवल स्वस्थ खान पान से ही कम किया जा सकता है। शिशुओं के शुरुआती जीवन से, प्रारंभिक जीवन से ही उचित पोषण, संतुलित आहार देकर कुपोषण से बचा जा सकता है। आज का यह दिन मनाने का उद्देश्य भी तो यही है, स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना, लोगों को यह बताना कि संतुलित आहार ही है जीवन का मूल मंत्र, पोषण का आधार। तो दोस्तों, आज के दिन हम उम्मीद करेंगे कि आप सब भी पोषण के महत्व को समझेंगे और ख़ास तौर पर माँ अपने बच्चों के लिए, उसके बेहतर पोषण के लिए प्रयास करेंगी और किसी भी कीमत पर बच्चे को स्तनपान कराने से वंचित नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, हम सबको आज के दिन यह प्रण अवश्य लेना चाहिए
कि हम अपने देश में, अपने आसपास में प्रयास करेंगे कि पोषण को लेकर के सभी में जागरूकता हो और हमारे आसपास, हमारे समुदाय, हमारे गांव घर, हमारे शहर, हमारे देश में एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार न हो, इस तरफ प्रयास अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हमारा देश एक समृद्ध देश, स्वास्थ्यवर्धक देश और कुपोषण को हराने वाला देश बनेगा। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम पोषण का आधार संतुलित आहार को संपन्न करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM